प्यार, मोहब्बत और जज्बात, यूं तो ये सारे नाम एक हैं, लेकिन दोस्तों इन नामों के पीछे कई कहानियां दफन हैं। प्यार अंधा होता है ये तो सबने सुना है, लेकिन आज के दौर में प्यार की जो थ्योरी है ये खून की स्याही से लिखी जा रही है। आजकल जो दीवाने हैं ये जान लेने और जान देने पर आमादा हैं, और आजकल इस तरीके के जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इश्क कभी जान लेता है, इश्क कभी जान देता है, कभी रुसवाइयों के अंधेरों में गुम हो जाता है, कभी ज़िंदगी तबाह करता है, अजब ये इश्क है। ऐसे ही एक खूनी इश्क की ये कहानी है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही थी, फिर रही थी, उसके साथ में कस्में ले रही थी, उसके साथ में वादे उठा रही थी। लेकिन दोस्तों जब वो अपने प्रेमी से एक दिन मिल रही होती है, उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में होती है, और जब उसके घर वाले देखते हैं तो ये लड़की एक ऐसा रूप दिखाती है शायद इसकी कल्पना इसके प्रेमी ने कभी ना की थी। दोस्तों आज की कहानी वाकई अपने आप में एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी है कि जिससे हमारा जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा सबक लेना चाहिए। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी कहानी है कि जिसको सुनने और सोचने और समझने के बाद में लोग वाकई हैरान हैं, और लोग यही अपने आप में बातें कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और असल में आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है बीकानेर ज़िला, और दोस्तों इसी बीकानेर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है पूगल थाना, और दोस्तों इसी पूगल थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है जिस गांव का नाम है रामसर। बात कर रहा हूं मैं 16 फरवरी साल 2024 की। 16 फरवरी साल 2024 सुबह सुबह का वक्त था कि इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। जब खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं तो देखते क्या है कि एक पेड़ के पास में एक शव पड़ा हुआ है। अब उस शव की तरफ जब ये लोग पहुंचते हैं, देखने के बाद में हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शव के गले में फांसी का फंदा था और पेड़ से सटा हुआ था वो, और एक तरीके से ना तो ज़मीन पे था ना पेड़ पे था। जब इस तरीके से वो लोग देखते हैं, जो लोग खेतों की तरफ गए थे तुरंत गांव के अंदर खबर देते हैं, क्योंकि ये जो शव था ये किसी और का नहीं, इन लोगों ने पहचान लिया था इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम लियाकत ही उसका ही शव था। अब ये बात लियाकत के परिवार वालों को भी बताई जाती है कि उनका जो बेटा है उनका शव खेत में पड़ा हुआ है। परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं उनके तो मानो जैसे काटे खून नहीं रहता है। परिवार वाले बदहवास उस खेत की तरफ भागते हैं। देखते ही देखते ये जो खबर थी ये पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। पूरे गांव से एक भीड़ उस खेत की तरफ निकलती है जिस खेत पर लियाकत का शव पड़ा हुआ था। अब दोस्तों वहीं से भीड़ में से कोई व्यक्ति इसी पूगल थाने में फ़ोन कर देता है, और पूगल थाने में फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब मैं रामसर गाँव से बात कर रहा हूँ। इसी रामसर गाँव में एक व्यक्ति है लियाकत, उसका शव हमें खेत पर मिला है, इस हालत में शव है, आप प्लीज़ जल्दी पहुंच जाइए। हम दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, पुलिस तुरंत गाड़ी उठाती है। पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंचती है। तो पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो लोगों की एक भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है। हालांकि पुलिस को देखने के बाद में वो जो भीड़ होती है वो छटना भी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस समय भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब दोस्तों पुलिस जब मौके पर पहुँचती है, सबसे पहले जो घटना थी, जो क्राइम स्थल था, उसका बहुत बारीकी से पुलिस मुआयना करती है। अब दोस्तों जितनी भी चीज़ें पुलिस ने वहाँ पर देखी उन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि देखने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद इस लियाकत ने आत्महत्या की है, क्योंकि फांसी का फंदा इसके गले में है। अब पुलिस आत्महत्या वाली जो एंगल था उस एंगल पे ही अपनी छानबीन शुरू करती है। उसके बाद में इसके माता पिता से भी पूछताछ की जाती है, सारे लोगों के बयान लिखवाए जाते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज तो दिया जाता है, लेकिन पुलिस इधर अपनी पूछताछ कर रही थी। पुलिस जब पूछताछ कर रही होती है तो लोगों से तरह तरीके की बातें भी पता चलती हैं, लेकिन कहीं से भी इसमें हत्या का एंगल पुलिस को दिखाई नहीं पड़ता है। पुलिस सोचती है कि शायद ये आत्महत्या ही है। उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि ये जो व्यक्ति है जहर इसके पेट में पहुंचा, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस इसमें जो आत्महत्या वाला एंगल था उस पर थोड़ा सा और पुख्ता होती है। पुलिस को लगता है शायद लियाकत ने पहले खेत में मारने वाली दवा कोई पेस्टिसाइड वगैरह खाया,
उसके बाद में इसकी जान नहीं गई तो इसने सोचा कि फांसी का फंदा लगा लूँगा। फांसी का फंदा लगाने आया हो और उसी समय पेस्टिसाइड ने अपना असर दिखा दिया हो, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। बहरहाल दोस्तों, पुलिस पोस्टमार्टम के बाद में ये जो शव था लियाकत का, इसके पिता काजू खान को सौंप देती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई ऐसी चीज़ें पता नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में समय यूँ ही गुजरता रहता है। तकरीबन अगर हम लोग बात करें 16 फरवरी वाले दिन की ये बात है, और अभी कल के ही दिन इस पूरे केस का खुलासा हुआ, यानी 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है। और उस समय जो काजू खान होते हैं ये पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस के पास पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा जो लियाकत है ये आत्महत्या नहीं कर सकता। दरअसल आत्महत्या करने के पीछे ना तो कोई वजह है ना कोई रीज़न है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आत्महत्या नहीं है तो फिर क्या है। तो उसके बाद में जो काजू खान होते हैं कहते हैं कि उनके बेटे की हत्या की गई है और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। लिहाजा दोस्तों, एक पिता जिसके बेटा जो है इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, पुलिस उसकी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है और इस पूरे मामले में बहुत बारीकी से छानबीन करती है। अब दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे मामले में 4 महीने के बाद बारीकी से छानबीन कर रही थी तो पुलिस को पता चलता है 15 फरवरी वाले दिन लियाकत को इसके दोस्त बिलाल खान के साथ में देखा गया है। अब बिलाल खान ये कौन है भैया? तो बिलाल खान के बारे में पता लगाया गया तो पता चलता है बिलाल खान इसी के गाँव का रहने वाला है। वो भी बताता है कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो किसी ने हत्या नहीं की, हम लोग तो बस ऐसे ही कहीं पर गए थे किसी से मिलने के लिए, उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे। जो लियाकत था ये अपने घर चला गया था, मैं अपने घर चला गया था। उसके बाद में पुलिस इस बिलाल खान से पूछती है, अच्छा ये बताइए कि तुम 15 फरवरी वाले दिन आखिर मिलने किससे गए हुए थे? तो बिलाल खान बताता है कि दरअसल जो लियाकत है इसकी एक प्रेमिका है, इस प्रेमिका नाम है सरोज। जो प्रेमिका है इसका नाम सरोज है, इससे ही हम लोग मिलने गए हुए थे। अब ये सारी बातें बताता है। अब जब ये सारी बातें बिलाल बताता है तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो शक था अब प्रेमिका के ऊपर पहुंचता है। इसलिए पुलिस अब सरोज को गिरफ्तार करती है। सरोज के साथ साथ उसके भाई भंवरराम और उसकी माँ मंगी को भी गिरफ्तार करती है। इन तीनों को गिरफ्तार कर सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इन तीनों से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों, ये जो तीनों थे जो पुलिस के सामने तरह तरीके की बातें बताते हैं, कहते हैं इस हत्या से या फिर इस आत्महत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लड़की बताती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसके मेरे साथ में कोई ऐसे संबंध है। लेकिन पुलिस को ये बातें पता चली थी कि ये जो लड़की है ये उस लियाकत की प्रेमिका थी। इसलिए पुलिस अब इन तीनों के ऊपर सख्ती दिखाती है। अब दोस्तों, पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये तीनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और टूटने के बाद में कत्ल की एक ऐसी साजिश बताते हैं जिसे सुनने के बाद में पुलिस भी हैरान होती है। दरअसल जो भाई होता है भंवरराम मेघालय, ये बताता है कि हमने ही उसकी हत्या की है। अब पुलिस पूछती है कि हत्या किस तरीके से की, लेकिन पुलिस सबसे पहले ये पूछती है कि अच्छा हत्या के पीछे रीज़न क्या रहा हो। तो इस सरोज की जो माँ होती है मंगी, ये बताती है कि 15 फरवरी वाले दिन की ये बात है कि लियाकत अपने दोस्त बिलाल खान के साथ हमारे खेत पे आया था। 15 फरवरी वाले दिन, उस दिन बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो ये लोग हमारे खेत पे ही रुक जाते हैं। अब रात के समय में जो मंगी होती है, जो सरोज की माँ होती है, उसकी जब आँख खुलती है तो इसके कानों में कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही होती है। ये उस आवाज़ की तरफ पहुंचती है तो इससे पता चलता है कि इसकी जो बेटी है जिसका नाम सरोज खान है। तो मंगी बताती है कि इसकी जो बेटी है जिसका नाम सरोज है वो इस लियाकत के साथ में आपत्तिजनक हालत में होती है और ये दोनों बेसुध होकर एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन उस दिन तो मंगी कुछ कहती नहीं है, लियाकत को समझा बुझा कर डांट फटकार कर वहाँ से भेज देती है। लेकिन दोस्तों, लियाकत जब अपने दोस्त के साथ में अपने घर आ जाता है उसके बाद में मंगी जो होती है अपने बेटे भंवरराम को ये पूरी कहानी सुनाती है कि उसकी बहन किस किस तरीके से, एक प्रेमी है उसका लियाकत, उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में मैंने उसको देखा था। अब जब भंवरराम ये बात सुनता है वो अपनी बहन को बुलाता है सरोज को और उससे कहता है कि यह सच है। सरोज चूँकि रंगे हाथों पकड़ी गई थी इसलिए सरोज खामोश रहती है। लेकिन अब जो भंवरराम होता है एक ऐसी बात बताता है उस सरोज को जिसे सुनने के बाद में सरोज उस भंवरराम के ही साथ हो जाती है, जबकि उसे भंवरराम का साथ नहीं देना चाहिए था। क्योंकि उसको अगर लियाकत से या फिर भंवरराम को लियाकत से दूरी बनानी थी अपनी बहन की तो कुछ और रास्ते निकाले जा सकते थे। लियाकत के घर वालों से शिकायत की जा सकती थी या फिर अपनी बहन को समझाया जा सकता था कि उससे मिलना जुलना छोड़ दें या फिर पुलिस में शिकायत की जा सकती थी, बहुत सारे रास्ते। लेकिन यहाँ पर भंवरराम अपनी बहन सरोज से कहता है कि जो लियाकत है उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है और तुम इसमें हमारा साथ दोगी।
जो सरोज होती है ये तैयार हो जाती है। अब माँ मंगी, भाई भंवर राम और उसकी प्रेमिका सरोज, ये तीनों मिलकर एक ऐसी साजिश रचते हैं कि इस साजिश के तहत 16 फरवरी को जो लियाकत होता है उसको बुलाया जाता है और ज़ोर ज़बरदस्ती उसको पकड़ लिया जाता है। पानी में घोल के एक पेस्टिसाइड उसको पिलाई जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद में ये लोग बेहोशी की हालत में उसके शव को जंगल में लेके पहुंचते हैं। दोस्तों जंगल में उस शव को ले जाने के बाद में इन तीनों का ये प्लान था कि शव को किसी पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा ताकि लोगों को जब ये शव मिले तो लोगों को लगे कि लियाकत ने आत्महत्या कर ली है। और ये लोग ऐसा ही कर रहे थे। लियाकत के गले में फांसी के फंदे को डाला जाता है। उसके बाद में उसके शव को पेड़ पर लटका ही रहे होते हैं कि उसी समय इन तीनों को आभास होता है कि कोई इस साइड आ रहा है। इस वजह से ये पकड़े न जाएं, ये शव छोड़कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों 4 महीने के बाद में पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया और जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो एक ऐसी साजिश सामने आई कि जिसमें उस लियाकत की प्रेमिका भी शामिल थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के कल के दिन जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें शील निधि जी हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी थी, गलती भाभी की है, संबंध नहीं बनाने चाहिए थे, वैसे ही सहयोग लो परिवार का, तभी परिवार का दायरा और इज्जत बढ़ती है। बहुत अच्छी बात कही शील निधि जी। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि अवैध संबंधों की आड़ में कोई उसकी मदद करे। मदद के बहुत सारे रास्ते होते हैं। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं गुड जॉब मिस्टर मलिक, नाइस स्टोरी। तो भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी है, लिखते हैं थैंक्स सर जी, सुबह में कमेंट्स नहीं कर पाया इसलिए अब जो कमेंट्स है वो अगले दिन सुबह करूँगा। तो भाई आपका शुक्रिया। वीके जोन है, लिखते हैं सर हमारे हरियाणा की प्लेयर हैं मनु, उन्होंने देश के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। आपके चैनल के द्वारा सभी देशवासियों को बधाई और मनु को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो वीके जोन जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारी प्लेयर हैं जिनका नाम मनु है उन्होंने 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप सभी देशवासियों को जो उनके गोल्ड मेडल जीतने की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ और ख़ासकर मनु जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद में फॉरवेसगंज से कौन कौन सुन रहा है तो ये कमेंट्स करते हैं भानु प्रताप। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में डॉक्टर सिद्दीक हैं, लिखते हैं सभी धर्मों में आज लोग आज़ादी से ज़िंदगी जीने की जो प्राथमिकता है उसको दोहराते हैं और इंसाफ में देरी की वजह से दुनिया में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। तो सिद्दीक अहमद साहब जी आपने जो बात कही ये बहुत ठीक है क्योंकि अपराध जो आजकल बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर जो फैमिली सेपरेट रहते हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम फॉरवेसगंज अररिया बिहार से कहानी सुनते हैं भैया शुक्रिया। राम राम भाई ये यूज़र है, नाम नहीं लिखा है तो भाई आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं जो कई दिन के बाद में आज कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है। तो भाई ठीक है, आप बताएं कैसे हैं। तहसीन है, तंजीम है, सबा है, ज़ेबा है, ये सब हमारी कहानी सुनती हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है और कमेंट पढ़ने का जो सिलसिला है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर सारी चीज़ें आप लोग को पसंद आई हो, सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।